हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ ट्विटर टॉक्स। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है, आप लोग के लिए भी खास है, क्योंकि आज का एपिसोड जिस टॉपिक पे है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज जो हमारे गेस्ट हैं मेरे बड़े भाई हैं, आईआईटीएन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इन टॉपिक को डिस्कस करने के लिए उनसे बेहतर मेरे नजर में फिलहाल कोई नहीं था, तो बिना समय गवाए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपने बड़े भैया को। स्वागत है तपस वैभव जी। हाय दिव्य, बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा प्लेटफॉर्म तुमने बनाया है। वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे तुम आम लोगों को भी मौका दे रहे हो कि कुछ भी किसी भी टॉपिक पे बोल सके। इस टॉपिक पे मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बोलना जरूरी है क्योंकि काफी ज्यादा फेक नैरेटिव फैला हुआ है। तो हियर आई एम। नाम क्या है तेरा? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसा चल रहा है आपका आजकल लाइफ कोरोना संकट के बाद? कोरोना तो देखो अब एक नया नॉर्म ही हो गया है। अब आपको मास्क पहनना जरूरी ही है, लेकिन उम्मीद है कि वैक्सीन बहुत जल्दी आएगी। उसी बीच सबको अपना काम करना है, अपनी तैयारी भी चल रही है, कोरोना से बच के भी रहना है। तो हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि भाई किसान पिछले 22 दिन से भाई सड़क पे बैठे हुए हैं। उनका डिमांड है स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड। पहले तो कुछ और डिमांड था, हम लोग कुछ डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन अब डिमांड है कि भाई ओके। नरेंद्र मोदी जी तानाशाही खत्म कीजिए, तीनों काले कानून वापस कीजिए। चारों तरफ एजेंडा फैला हुआ है बहुत। तो ऐसे में जरूरी ये होता है कि इधर उधर का बात ना करके एक बार हम लोग को बताइए बेसिकली ये 3 फार्म बिल जो सरकार लेकर आई है वो क्या है, और फार्मर हमारे जो उस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये क्या हो रहा है हमारे देश में। इसके बारे में थोड़ा बताइए हम लोग के दर्शकों को खुल के एकदम साफ भाषा में। जो 3 फार्म लॉज जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कि उसके पहले टेक्निकल डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि 3 कानून किस लिए लाया गया है और उनका मकसद क्या है। पहला कानून जो है वो मंडी को लेके है। इंडिया में क्या होता था, जहाँ पे एपीएमसी कानून जिस जिस स्टेट में लागू है वहाँ फार्मर को ये कंपल्सन है कि आप उसी मंडी में ही जाके अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। मतलब उनका जो फसल हुआ वो केवल मंडी में ही बेच सकते हैं, किसी और जगह नहीं। तो पहला कानून किसान को ये आजादी देता है कि आपको मंडी में तो जो बेच रहे थे वो ऑप्शन है ही, लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शन है, किसी और मंडी में बेचना है, देश के किसी भी कोने में बेचना है तो आप बेच सकते हैं। इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा। काफी पॉपुलर हो रहा था एक वीडियो जिसमें एक किसान अपने गोभी के खेत में गोभी पे ट्रैक्टर चला रहा था। तो वो अपने पूरे खेत में ट्रैक्टर नहीं चलाया था, उसके कुछ पोर्शन में ही ट्रैक्टर चलाया था। उसका वीडियो बना के वो नेट पे डाला था। तो उसका ये कहना था कि वो गोभी बिक रहा है 1 रुपए किलो बिक रहा है, का जो पैसा वो लगाया था वो भी नहीं निकल रहा है। रविशंकर प्रसाद जो हमारे पटना के हैं, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये बात बताया, उसको ये ऑप्शन दिया कि आप समस्तीपुर में नहीं किसी और जगह भी अपने गोभी को बेच सकते हैं। दिल्ली में उसको एक बायर मिला जो 1 रुपए केजी के बदौलत 10 रुपए केजी में वो खरीदा और उसको भेजने का 1 भी रुपया नहीं लगा। वो जिसने मंगाया दिल्ली उसने वो खर्च संभाला। किसने भेजा था तुमको? बताओ वरना मैं तुम्हारे मुन्ने की सिंघानी सेठ ने कहा है वो अरे बाप रे, ये लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? मंडी में मिलता है अच्छा पैसा तो मंडी में बेचो, अगर उसको किसी और जगह मिलता है तो किसी और जगह बेचो। तो पहला लॉ तो यही कहता है। ये जो आप ट्रैक्टर चलाने वाला भी बता रहे थे, ट्विटर और फेसबुक पे मैंने नोटिस किया था पिछले 2-3 दिन से कि गजब प्रोपेगेंडा बना के शेयर हो रहा था। तथ्य कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। तो एक छोटे क्लिप को ज्यादा वायरल किया जाता है, उसके बाद की घटना को नहीं दिखाया जाता है। नहीं बताएंगे। जैसे क्या होता है कि न्यूज़पेपर में भी हम लोग कभी भी कुछ घटना पढ़ते हैं, तो ये वाली जो घटना थी कि एक फार्मर फसल को बर्बाद कर रहा है या जला रहा है, वो एक बड़े से पेज में छापेंगे। कल की डेट में जब उसका समाधान हो जाएगा तो उसको एक छोटे से किसी कॉर्नर में उसको धकेल दिया जाएगा उस न्यूज को। पहला तो आपने समझ गया मंडी से रिलेटेड है, जो किसान को आजादी देता है कि आप अपने मंडी में नहीं किसी भी देश के किसी भी कोने में आप बेच सकते हैं। दूसरा जो है कि वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अच्छे से लीगलाइज करता है इंडिया में। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि कोई बिजनेसमैन अगर किसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। आपको कल के डेट में कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बिजनेस करना है, कि किसान के साथ बोल दीजिए कि मुझे सनफ्लावर खरीदना है 1 टन, तो तुम सनफ्लावर उगाओ, जब सनफ्लावर निकल जाएगा तो फिर तुम मुझे बेच देना, किसी और को मत देना। तो ये फार्मर और जो बिजनेसमैन है इसके बीच में अगर कुछ एग्रीमेंट होता है, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहलाता है। तीसरा लॉ कोई नया लॉ नहीं है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था। ये एक्ट तब लाया गया था ना जब इंडिया में फसल की बहुत ज्यादा कमी थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले। तो लोग क्या करते थे, उसको जमा कर लेते थे और जमाखोरी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को बीते काफी टाइम हो गया है, अनाज की शॉर्टेज नहीं है, अब हम लोग सरप्लस उगाते हैं, एक्सपोर्ट करने लायक बन गए हैं। अब के टाइम में ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है ये पुराना हो गया है, हमें इसे अमेंड करने की जरूरत थी। केवल गवर्नमेंट ही नहीं, कोई प्राइवेट सेक्टर भी इसको स्टोर कर सकता है और फिर
इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। कहानी ये बनाया जा रहा है कि अगर पॉइंट वाइज आए, पहला जो आपका है कि एपीएमसी मंडी, तो उस पे कहानी बनाएगा कि हम तो पहले भी बेच रहे थे भाई। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जहां पे कॉर्पोरेट वर्ड आ जाता है वहीं से अंबानी अडानी चालू होने लगता है। ये लोग आएंगे और लूट के चले जाएंगे। और उसके बाद जब तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज वाला जो है तीसरा, तो उसमें फिर आ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, फिर तो मिडिल मैन आ जाएगा, डिमांड और सप्लाई हैंडल करेंगे, मतलब उसको रेगुलेट करेंगे। फार्मर जो आजादी से पहले भी फार्मर का कंडीशन बहुत खराब रहा है। जब ब्रिटिश का 200 साल का राज्य रहा ना, तो फार्मर को उसमें काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। एक विजन बनाया गया था कि जब इंडिया आजाद होगा ना, जो मदद की जाएगी, जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है वो फार्मिंग सेक्टर है। एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगता था पहले के टाइम में, तुमने सुना होगा लगान लगता था। तो ये लगान जब आजाद हुआ तो फिर खत्म हो गया कि लगान देने की जरूरत नहीं है। कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एग्रीकल्चर में आप कितना भी कमाते हो आपको टैक्स नहीं देना है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया में ना, लगभग 44% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इंगेज्ड है और जीडीपी में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, 13 से 14% बस, जिसके कारण जो इनकम भी आती है ना फार्मर्स को वो बहुत कम है। अगर इंडिया को अपने डेवलपिंग जो है स्टेटस, उससे अगर आपको डेवलप्ड की तरफ जाना है तो फार्मिंग में रिफॉर्म जरूरी है। और ये रिफॉर्म केवल ये नहीं होगा कि आप गवर्नमेंट पे ही छोड़ दो कि गवर्नमेंट ही अनाज खरीद लेगी, गवर्नमेंट ही एमएसपी दे देगी। एमएसपी तो मिनिमम प्राइस होता है। एग्रीकल्चर में क्या है ना, एमएसपी की बात करते हैं कि मिनिमम क्या प्राइस मिलना चाहिए। आप देख रहे हो कि स्टार्टअप आ रहा है तो सर्विस सेक्टर बूम करेगा, मेक इन इंडिया से आपको सेकेंडरी सेक्टर बूम करेगा, तो एग्रीकल्चर कैसे आगे बढ़ेगा? के लिए ना ये आपको प्राइवेटाइजेशन अलाउ करना होगा। केवल गवर्नमेंट मॉडल से, जिसमें गवर्नमेंट ही काम कर रही है, गवर्नमेंट ही प्रोक्योर कर रही है, तो जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट करते हो ना वो नहीं मिलेगा। तो ये जो है कि अंबानी और अडानी, ये वाली बात ना बस एक स्लोगन के लिए ठीक है। जो लोग ट्विटर यूज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाल रहे हैं, जिस मोबाइल से पोस्ट डाल रहे हैं, वो तो किसी गवर्नमेंट का नहीं है। तो फिर एग्रीकल्चर में जो प्राइवेट सेक्टर की बात होती है तो लोग कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। किसान से जब पत्रकार बात कर रहा है और उन्होंने जब बताया कि भाई सरकार तो अब एमएसपी लिखित में देने के लिए रेडी है, तो उनके पास जवाब यही है अडानी अंबानी। एक किसान कह रहा था कि सरकार लिख कर देने के लिए तैयार है, वो इस चीज को फॉलो करेगी, इसका क्या गारंटी है? इसका जवाब कुछ नहीं हो सकता है। अगर कोई ये बात मान के ही आया है ना कि उसको ये बिल वापस लिए बगैर घर नहीं जाना है, तो वो तब तक उस जगह को नहीं छोड़ेगा। पहला इन्होंने बोला कि एमएसपी को ये लोग बंद कर रहे हैं, एमएसपी खत्म हो जाएगी। सरकार ने लिख दिया कि अगर इसको किसी को भी जरा सा भी संशय है, इसके लिए तैयार है कि एमएसपी जो पहले चल रहा था वो अभी भी चलेगा। इसलिए इन्होंने बोला कि मंडी खत्म हो जाएगी, लिख के दे दिया। और इन्होंने तीसरा पॉइंट उठाया, एक तो वो बहुत बेकार पॉइंट है, जमीन ले लेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू। अच्छा सुनो, हमारी जो सीमेंट की फैक्ट्री है ना, वो 400 फीट नीचे होनी चाहिए और सिर्फ 100 फीट ऊपर होनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता न लगे कि हमारी फैक्ट्री कितनी बड़ी है? और हमारा हेलीकॉप्टर तुम वहाँ पर हेलीपैड बना वहीं पे उतरेगा। और पिछली तरफ तुम रेलवे प्लेटफॉर्म बनाओ। रेलवे प्लेटफॉर्म वो किस लिए सर? माल कहाँ उतरेगा? माल कहाँ उतरेगा? लॉ है ना, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जमीन लेने देने की तो कोई बात ही नहीं की जाएगी। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में किसान बोलता है कि हम 6 महीने बाद 1 टन गेहूं देंगे, अगर वो नहीं भी दे पाता है ना, तो उसकी जमीन पे कुछ नहीं होगा। उसकी जमीन को ना कुछ खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है, कुछ नहीं हो सकता। उसका जमीन 100% सेफ है। लेकिन अगर किसी को फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाना है, एक और है पावर बिल आ रहा है उसके अगेंस्ट में। ये भी बिल जो है पावर बिल, वो ड्राफ्ट में है, अभी आया नहीं है। फिर उसी तरह जो एनआरसी आया भी नहीं था और वो आ जाएगा। अभी उस पर बस डिस्कशन चल रहा है। जब वो आएगा तो सारे प्रावधान जो है वो देखे जाएंगे। अब ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक पूरा वापस नहीं होगा ना, तो हम लोग नहीं यहाँ से हिलेंगे। तो इसका क्या किया जा सकता है? वापस तो नहीं होगा किसी भी हालत में। केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं, प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली का हर साल क्या हालत हो रहा है, पॉल्यूशन से हम लोग देख ही रहे हैं, इतना हालत खराब रहता है उनका हर साल। पराली वाले को लेकर आप कम से कम एक पॉइंट से तो डिसएग्री कर सकते थे ना। फिर ये किस तरह की राजनीति है कि भाई आप मोदी का विरोध कह लीजिए इसको, कि ये एक पार्टी का विरोध? देखो, राजनीति तो हो रही है और राजनीति चलती है ना वोट्स पे। जो पॉलिटिकल जो स्टैंड लोग लेते हैं ना, उसे हमें उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। जैसे जो आज की सरकार है, अगर कल वो अपोजिशन में हो जाती तो भी हो सकता है वो इसको अपोज करती। जितने भी लॉज लाया गया है ना, चाहे एपीएमसी में सुधार करना, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करना, चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, इस सबके मैनिफेस्टो में था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में था। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे, उन्होंने बोला कि हम लोग को ये चेंजेस लाने चाहिए। किसान यूनियन वहां पे है ना, जो इतने सारे किसान लोगों का समर्थन प्राप्त करके वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है, उनके मैनिफेस्टो में था कि उनको ये डिमांड अपनी सरकार से पूरी करवानी है। वही डिमांड जो वो खुद चाहते थे ना, अब वो पूरा हो गया तो प्रोटेस्ट हो रहा है। पॉलिटिक्स के कारण ना ये फार्म प्रोटेस्ट अभी भी बंद नहीं होगा।
होगा, अभी भी ऐसे चांसेस नहीं लग रहे हैं कि बंद होंगे। तूने किए क्या क्या जुल्म, क्या क्या सितम, कसम पैदा करने वाले। बहुत लोग ये बात कह रहे थे कि भाई आप मेरा भला कर रहे हैं, हमको भला नहीं चाहिए। कि आप मेरा भला करना चाहते हैं, हमको नहीं चाहिए भला, काहे कर रहे हैं फिर आप मेरा भला? आप अगर किसान का भला चाहते हैं तो आप किसान से पूछे कि उनको आपका भला चाहिए कि नहीं चाहिए। ये नहीं हो सकता ना कि किसी भी कानून से ना सब खुश हो जाए। स्त्रियों पे हाथ नहीं उठा सकते, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकते, या दहेज नहीं लेना है, इसका जो कानून है। क्या लगता है इसका सबने समर्थन किया होगा? तो क्या सरकार उनसे पूछ के करेगी? वो नहीं चाहते थे तो क्या सरकार नहीं लाएगी? तो ये तो एक इलॉजिकल बात हुआ कि आप मंडी से खुश हैं तो आप खुश रहिए, मंडी तो है ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बहुत लोग हैं जो मंडी से खुश नहीं है, उनको अलग ऑप्शन चाहिए था, तो उनको अगर मैंने अलग ऑप्शन दे दिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात बोलता हूँ कि किसी से पूछा क्यों नहीं। इंडिया ना एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। एक सेंस में बताऊं कि हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हम खुद जाके कानून नहीं बनाते हैं, हम ये रन नहीं करते ये कंट्री। हम चुनते हैं कि हमारे बिहाफ पे कौन ये देश को चलाएगा। एक नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर था, स्वामीनाथन कमेटी कहते हैं उसे, 2006 में ये रिकमेंडेशन आया था स्वामीनाथन कमेटी का कि एमएसपी को आप इतना गुना करें, 1.5 गुना करें, एपीएमसी जो मंडी है उसको रिफॉर्म करें, फिर प्राइवेटाइजेशन लॉ करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करें। ये सब करने से ही एग्रीकल्चर सुधर सकता है। 2006 का रिकमेंडेशन था, कब पूरा होता है? आके 2018, 2019, 2020 में। उतने दिन से पहले का रिकमेंडेशन आज जाके पूरा हो रहा है, और इस बीच लगातार सबसे बात हुआ है। ज्यादातर कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पंजाब में। क्या पूरे देश में किसान नहीं है? बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, कहीं नहीं है। शांता कुमार कमेटी है, तो उसमें उन्होंने एक डेटा दिया था कि बस इंडिया में केवल 6% किसान को ही एमएसपी मिलता है, बाकी किसान को तो एमएसपी मिलता ही नहीं है। एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक रिपोर्ट के हिसाब से जो एपीएमसी मंडी में जब किसान जाता है ना बेचने के लिए, कहीं और तो जा नहीं सकता, उसको मंडी में ही बेचना है, तो वो डायरेक्ट नहीं बेच सकता है। बीच में बिचौलिए होते हैं, उसका कमीशन यहाँ दो, उसका कमीशन यहाँ दो, फिर यहाँ कमीशन दो, फाइनल जाके आप बेच पाते हो। सालाना बोलूं तो 6,000 करोड़ रुपया कमीशन में जाता है कहीं ना कहीं। जिन लोगों को 6,000 करोड़ का कमीशन मिल रहा है, जिन लोगों में बट रहा है, वो इस बिल से खुश होंगे या दुखी होंगे? फिर खाइए ना दोस्त। A few moments later. राकेश टिकैत जी हैं जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। फिर एक और कोई नेता है, पता नहीं क्या है, जिनका 630 करोड़ रुपया उनका टर्नओवर है हर साल। राकेश टिकैत जी हैं जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जुलाई 2020 में इस बिल का समर्थन किया था और अभी 6 महीने में विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं बस ये बात पूछता हूँ ना, ये लोग किसान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसान पे प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रोटेस्ट पे आ गए हैं, इतना सपोर्ट लाके, और बोल रहे हैं कि 1 साल का राशन है हमारे पास, हम प्रोटेस्ट में बैठे रहेंगे। अभी तक लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। तब कुछ प्रोटेस्ट याद है कि ऐसा कुछ प्रोटेस्ट हुआ था कि हम दिल्ली घेर लेंगे? 94% फार्मर्स को एमएसपी नहीं मिला तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उसके कारण कि हो सकता है कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उस पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम फार्मर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितने भी वहाँ पे अभी प्रोटेस्ट में जितने फार्मर्स आए हुए हैं बहुत अमीर हैं, सब कोई कमीशन खाते होंगे इसलिए उनका कमीशन जा रहा है। छोटे फार्मर्स होते हैं ना, उनको तो ये डिटेल में वो लोग कभी पढ़ेंगे नहीं। डिपेंड करते हैं कि हमें कोई बिल समझा दे, कोई अगर लीडर हो, कोई किसान का लीडर हो, कोई बड़ा किसान हो जिसके अंडर वो काम कर रहे हो। क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस भी आ रहे थे प्रोटेस्ट में, जब लोगों से पूछा जा रहा है कि आप यहाँ किस लिए आए, तो उनके पता नहीं है, बस बोल रहे हैं कि मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। तो ऐसा जवाब दे रहे हो, उनके पास ये जवाब नहीं है कि किस लिए एमएसपी खत्म हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, अंबानी अडानी को बेचेंगे, ऐसे आंसर दे रहे हैं। तो जब ऊपर से अगर कोई उनको कुछ बता रहा है, तो अगर उनको कोई लगता है कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर ऐसी बातें कर रहा है तो वो सही ही होगा। इतना बड़ा जो बिल पूरे देश को इफेक्ट कर रहा है, तो वॉइस वोट पे आप पास करवा लिए। इस पे सबका राय लेना चाहिए था, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए थी। राहुल गांधी जी ऐसा कुछ बोल रहे थे जो कि ट्विटर की ही दुनिया से बाहर नहीं आ पाते हैं कभी। अगर वॉइस वोट से पास होना इलीगल होता तो कानून तो पास हो ही नहीं पाता। अभी सुप्रीम कोर्ट ही बंद कर दे कि नहीं आप वॉइस वोट से पास नहीं कर सकते। लेकिन वॉइस वोट से पास करना लीगल है, आप वॉइस वोट से पास कर सकते हो अगर हाउस में डिसऑर्डर हो रखा है, अगर लोग अपनी सीटों पे नहीं जा रहे हैं बैठने। बात ये रहा कि किसी कमेटी को क्यों नहीं भेजा गया, तो मैंने तो तुम्हें बताया कि कैसे 2006 का रिकमेंडेशन था एक कमेटी का, तो ज्वाइंट कमेटी से क्या होता और डिले होता। लोकसभा में तो क्लियर कट मेजोरिटी है, वहां तो पास हो गया। राज्यसभा में आया, अपोजिशन को भी ये पता था नंबर से भी वोटिंग होगी ना तो ये आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि तो अपोजिशन जिस हिसाब से वोटिंग करवाना चाहती है ना उस हिसाब से वोटिंग हो जाता। आप सीट पे जाके बैठो तो सही, तो अपोजिशन तो डेली वेल में आ जाती।
डेली वोटिंग नहीं होने देती। तो ऐसे ही किसी किसी सिचुएशन को देखते हुए एक रूल बनाया गया है कि आप वॉइस वोट से भी पास करा सकते हैं। तो अगर अपोजिशन ये मन बना के ही ये कि पास नहीं होने देगी, तो फिर भाई सरकार भी जो बैठी है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आप नहीं पास कराने दोगे तो उनके पास जो भी रास्ता बचेगा उसके थ्रू पास कराएगी, लेकिन वो इलीगल नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? रुको जरा, सबर करो। Latest visuals coming in of Prashant Bhushan. News coming in that Prashant Bhushan has been rushed inside his chambers in the Supreme Court. प्रोटेस्ट चल भी रहा है, किसान सड़क पे हैं, दिल्ली को चोक कर देंगे ऐसी सी बातें कर रहे थे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल ये बहुत लोग कहने लगे हैं कि भाई सड़क पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, सरकार नहीं सुनती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर इस बात में सच्चाई होती कि सरकार सुनती ही नहीं, इतनी सारी मीटिंग्स क्यों करवाती? अभी लगातार चल रहा है कि गवर्नमेंट भी इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। आपको क्या परेशानी है वो तो पहले बताओ। अब आप गवर्नमेंट से क्या उम्मीद चाह रहे हैं कि जब हटा लोगे तभी हम यहाँ से हटेंगे? तो मैंने बोला ना कि ये गवर्नमेंट वो नहीं है कि केवल पंजाब को रिप्रेजेंट करती है या उस एरिया को रिप्रेजेंट करती है, पंजाब हरियाणा या वेस्टर्न यूपी जैसे एरिया को। ये पूरी इंडिया की गवर्नमेंट है, उसने ये कानून लाया है सबका सोच के। अन्ना हजारे का जो प्रोटेस्ट था 2012-13 में, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला जो उनका कैंपेन था, वो तो सक्सेसफुल रहा। गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा था, बिना रोड छेके सरकार भी मजबूर हो गई कि इनसे बात करने पे। उसके बाद से ही आप देख लो कि दिल्ली में गवर्नमेंट ही बदल गई, आम आदमी पार्टी नहीं आ गई। जैसे कि अगर आप रामलीला मैदान में कर रहे हैं तो धीरे धीरे अगर इमोशनल ग्राउंड पे हो या रीजनेबल ग्राउंड पे हो, आपको सपोर्ट जुटते जाता है। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ेगा आपका सपोर्ट और बढ़ते जाएगा। लेकिन जब आप किसी रोड को छेक लेते हो ना, एनएच को छेक लेते हो, तो काफी लोग हैं जिनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, धीरे सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, लोगों का फ्रस्ट्रेशन इससे बढ़ेगा। और गवर्नमेंट लोग को रिप्रेजेंट करती है, तो जिनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा उसको भी तो रिप्रेजेंट करने वाली कोई गवर्नमेंट है। हाँ, ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में है कि राइट टू प्रोटेस्ट सबका अपना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है कि दूसरे को परेशानी में बिना डाले अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप करो। दिल्ली के दंगे में कुछ नाम थे, सरजील इमाम जैसे, खालिद सैफी जैसे, उमर खालिद जैसे। जिस मोमेंट पे जब उस प्रोटेस्ट में ऐसे ऐसे लोगों का झंडा लहराना चालू हुआ, खालिस्तान का झंडा लहराया गया, ये लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं। 6 डिमांड जो किसानों ने दिया उसमें 5 तक तो ठीक था, लास्ट में एक फिट कर दिया गया ये डिमांड कि ये सब इंटेलेक्चुअल पोएट फलाना, इनको रिलीज करिए, इनके खिलाफ सारे केस वापस लीजिए। तो कब ये फार्मर प्रोटेस्ट नक्सलियों द्वारा हाईजैक हो गया है, इस टाइप की बातें होने लगती हैं, तो ये क्यों हो रहा है? मतलब ये अचानक क्या हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस आप प्रोटेस्ट करोगे गवर्नमेंट के खिलाफ तो आप एंटी नेशनल बन जाओगे। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जिन्ना वाली आजादी की बात की गई थी। जब जिन्ना वाली आजादी का स्लोगन लगा तो जो मंच पे ये स्लोगन लगा रहा था उसके बाद तालियां भी बजी। केवल उसमें ये नहीं था कि कोई एक बंदा बोला तो सब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या बोल दिया, इसको बाहर निकालो, पुलिस को बुलाओ। जब ऐसा कुछ बात हो रहा था उस मंच से तो लोग ताली बजा रहे थे। फिर उसके बाद आपने देखा होगा जो शर्जिल इमाम है जो अभी अरेस्टेड है, वो एक मंच पे ये बोल रहा था कि इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो चिकन नेक कहा जाता है उसको हम लोग काट देंगे क्योंकि वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। और इस चीज को ऐसे जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई चक्का जाम इज नॉट सेडिशन। तो लोग वहां पे सुन रहे थे इस बातों को और लोग इस पे तालियां भी बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। कहा जाने लगा कि इनको लोग क्यों किसान हो गए तो एंटी नेशनल थोड़ी हो गए, खालिस्तानी कैसे हो गए। तो जब ये खालिस्तान का झंडा लहराया जा रहा था तो बाकी लोग बस देख रहे थे, बाकी लोगों ने वहां प्रोटेस्ट नहीं किया, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, उसको भगाया नहीं, झंडे को जलाया नहीं, पुलिस को बुलाया नहीं। क्यों नहीं बुलाया? तो अगर कोई मना नहीं भी करता है तो कहा जाता है कि आप साइलेंटली उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। खालिस्तान का झंडा कहीं लहराया गया और आपने उसको प्रोटेस्ट नहीं किया, उसके अगेंस्ट नहीं बोला, उस झंडे को नहीं जलाया, उस झंडे को निकाल के नहीं फेंका, तो आप साइलेंटली आपने कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर दिया है। जो भी एलिमेंट्स हैं जो घुस जा रहे हैं किसी तरह, उसका अगर आप अपोज नहीं करेंगे, एक लाइन बनानी पड़ेगी। ये भारत के सपोर्ट में, ये भारत के सपोर्ट में नहीं है, एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी किसी जगह। और जैसे जेएनयू में कांड शुरू होता है शक्तिमान बन के आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है वहां नहीं जा रहे हैं लोग, जेएनयू में पहुंचे हुए हैं। आज जेएनयू के आसपास में ये लोग टेंट डाल के खड़े हैं। जैसे तुम अपना नाटक शुरू करना, हम डफली बजाने आ जाएंगे। डफली बजा रहे हैं लोग, जेएनयू में यही काम है। एक डफली ले लो, बजाते रहो, और उस पर पता नहीं CFAI
SFI ये सब लिख लेना है। मोदी तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देश से टुकड़े होंगे। एक डफली ले लो, अब बजाते रहो। बड़े बड़े बाल, मुंह ऐसा कि कुत्ता भी नहीं चाटे, अकेले ड्रामा। हम लोगों ने अभी तक बहुत तरह की बातें की, बहुत सारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिया। यही 4-5 तरह की बातें हैं। इन सब चीजों को पीछे 1 मिनट के लिए रख दें तो आपके हिसाब से अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? अभी सरकार उनको और बुलाएगी, ये उनका डिमांड ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि सारे तीनों जो लॉज हैं उनको खत्म कर लो। और क्या कारण है, और क्या आप चाहते हैं? अगर रिटर्न में चाहते हैं तो रिटर्न में ले लो। धीरे धीरे क्या होगा ना कि वो भी रियलाइज करेंगे कि पहले तो हमें बोला गया था एमएसपी खत्म हो जाएगा, वो गवर्नमेंट देने को तैयार है। हमें बोला गया था मंडी खत्म हो गया, वो देने को तैयार है। तो अंदर ही अंदर किसान भी ये फील करेंगे। अगर 1 साल वो लोग खुद देख लें कि सही में हमारा और चौपट हो गया, एमएसपी खत्म हो गया, लैंड हमारी चलेगी, उनका लैंड ले लिया गया, प्राइवेटाइजेशन से ये हो गया वो हो गया, तो फिर से आ जाना। सरकार तो अभी है ना बहुत दिन तक। यहीं तक आज का एपिसोड हम लोग रखते हैं। जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, फार्म लॉ से रिलेटेड काफी मिसकंसेप्शन होगा, तो एक बार जाते जाते हमारे दर्शकों को बताइए आपका एक्सपीरियंस रहा ट्विटर टॉक्स का। और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, पहला एक्सपीरियंस आपका, हो सकता है फ्यूचर में रेगुलर हो जाए आप। मैं तो ये बोलूंगा कि जितने भी लोग यहाँ देखते हैं ना, और जिनको भी मन करता है कि किसी भी टॉपिक पे उनको बात करना है या कुछ भी बोलना है, तो आप बस कमेंट होता है यूट्यूब में, आप कमेंट कर दीजिए, तो फिर देवे देखेगा तो आपको ये मौका देगा। ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप बोल सकते हैं कुछ भी। थैंक यू सो मच। तो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, फटाफट इस वीडियो को एकदम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा कंटेंट लाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।